केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं तो मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है ना, वो लगभग लगभग एक बाप और बेटे के जैसे है। इसको बड़े प्यार से समझना, आपको एक जिस्ट बता देता हूं, है ना। पिता और पुत्र के रिश्ते जैसे हैं, ठीक है। एक पिता ऐसा जो कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि वो उसका बेटा वैसे ही करे जैसे उसका बाप कहता है, वैसा ही बने जैसा उसका बाप था। जो सपने बाप ने देखे थे वो बेटा करे। जो पुत्र है, राज्य है, ठीक है, ये चाहता है कि भाई वो थोड़ा सा स्वतंत्र रहे, अपनी मर्जी से भी कुछ करे, ठीक है। ये अपनी खुद की अपनी पहचान बनाना चाहता है, ठीक है। तो इनको पिता के रूप में आप यहां पर लिख लीजिए कि केंद्र है, और यहां पर पुत्र के रूप में लिख लीजिए राज्य है। आमतौर पर भारतीय समाज में पिता और पुत्र के बीच में आप देखोगे, जब पुत्र बड़ा हो जाता है, थोड़ा एक यंग एज में आता है, तो उनके बीच में कुछ मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, है ना। फैमिली में कई सारे जैसे डोमिनेटिंग फादर हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि नहीं, जैसा मैं कहूंगा वैसे करना है, जहां मैं कहूंगा वहीं शादी करनी है, तुम जिसको भी पसंद करते हो उसको भूल जाओ, है ना। फिर बच्चा डायलॉग मारेगा सुनील शेट्टी वाला, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा, है इस तरीके से, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। तो ये अपने बाप से फिर झगड़ा करने लगता है, नहीं पापा आपको नहीं पता, पुराने जमाने हो गए, मेरे को मेरी आजादी चाहिए। तो भारत में केंद्र राज्य के बीच में इसी तरीके का संबंध है। अब इनके बीच में एक होती है माता, ठीक है। माता क्या करती है, वो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती है, समझौता करने की कोशिश करती है कि भाई इन दोनों के बीच का मामला ठीक ठाक आपसी सहयोग से चलता रहे। तो यहां पर माता की भूमिका निभाते हैं अंतरराज्यीय परिषद, नीति आयोग और क्षेत्रीय परिषद, ऐसी संस्थाएं जो केंद्र और राज्य के मध्य समझौता कराने का कार्य करती हैं। तो ये एक बेसिक सा जिस्ट है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, ठीक है। अब इस केंद्र राज्य संबंधों में माता पिता और बेटे के अलावा कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, ठीक है। रिश्तेदार कैसे, जो अलग अलग समितियां बनाई जाती है ना, जो अपनी अपनी विशेषज्ञ समितियां, जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और भी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अपनी पूरे मामले को जांच परख करके अपनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं। जैसे आपके परिवार में भी कोई घटना हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो आपके रिश्तेदार आकर के आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं भाई एक काम करो, बेटे को विदेश भेज दो, है ना, पढ़ने के लिए। एक काम करो, बेटे को किसी दूसरे खेल कूद वाली प्रैक्टिस कराने शुरू कर दो। एक काम करो, बेटे को आईएएस की तैयारी कराओ। वो अपनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं। तो ऐसी ही विशेषज्ञ सलाह देने वाले रिश्तेदार यानी कि समितियां भी यहां पर आप देखेंगे। तो एक पारिवारिक माहौल में हम चलेंगे, परिवार की तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि जटिल विषय है तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको थोड़ा सा फेमिलियर करते हुए आसान बना करके आपको समझाता हुआ चलूं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्य संबंधों को। देखिए जी, केंद्र राज्य संबंधों को जानने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में भाई कई सारे राजा हैं, नवाब हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों का कंट्रोल है। अब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि भारत के ऊपर अगर कंट्रोल करना है ना, अपनी पावर बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, तो हमें केंद्रीकरण करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। अब सेंट्रलाइजेशन कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट, अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजी सरकार की बात करें ना, या अंग्रेजों की बात करें, तो उन्होंने केंद्रीकरण की तरफ ध्यान दिया। और केंद्रीकरण के लिए उन्होंने क्या किया, कई सारे एक्ट बनाए। जैसे कि 1773 के एक्ट से आप देखोगे केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, है ना, चीजों को सेंट्रलाइज करने की चीजें कोशिश की गई। फिर उसके बाद कई सारे एक्ट आए। एक्ट आते आते 1853 में आते आते केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया, जब सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके प्रशासनिक ढांचा सब उनके पास आ गया था। और उसके बाद आजादी तक भी, इसके बाद 1947 तक भी भारत का प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत प्रशासन रहा, सेंट्रलाइज रहा। उस समय केंद्र राज्य संबंध की इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी जिस तरीके की व्यवस्था आज के समय में है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावेरी डी, राज्यों के साथ ऐसा क्यों? उसका रीजन था क्योंकि अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेजों को चाहिए था कि वो भारत के ऊपर रखे कंट्रोल, पूरे भारत के ऊपर। अब अगर वो अलग अलग राज्य के स्तर पर स्वायत्तता, स्वतंत्रता दे देते, उनको बनाने की परमिशन दे देते,
तो उनको डर था कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे उसके खिलाफ। अब ऐसे में पूरे भारत के ऊपर अगर होल्ड रखना है, कंट्रोल रखना है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता था कि सारी की सारी शक्तियां अपने पास रखो, सेंटर के पास रखो, कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा ही ना हो पाए, मौका ही मत दो दूसरे को। तो उसी रास्ते पर अंग्रेज लोग जो थे वो सेंट्रलाइजेशन पर चले, उनके लिए केंद्रीकरण जरूरी था। लेकिन अब मुद्दा आता है आजादी के बाद। 1947 में हम हो जाते हैं आजाद, स्वतंत्र भारत बनता है। अब स्वतंत्र भारत बन जाने के बाद हमें एक चीज, एक बड़ी ही कसमकस थी, एक चुनौतीपूर्ण चीज हमारे सामने थी, और वो ये थी कि भाई भारत में किस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। क्या भारत में ब्रिटेन की जैसी व्यवस्था रखें या अमेरिका की जैसी व्यवस्था रखें, अध्यक्षात्मक, संसदीय, इनके साथ था ही। और वहीं दूसरी तरफ हम यह भी चाहते थे कि भारत के अंदर सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिले, जितनी भी डाइवर्सिटी है उन डाइवर्सिटीज को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिले, भागीदारी उनको मिले, अपना विकास करने की अवसर उनको खुद से दिए जाए। तो हमारी शासन व्यवस्था बनाने के लिए काफी विचार मंथन हुआ कि किस तरीके की शासन व्यवस्था को हम रखें। तो उस टाइम समझ में आया कि हमें भारत में डाइवर्सिटी है तो सब लोगों को भागीदारी देने के लिए उन सबको कुछ स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। तो हमें हमारे देश के अंदर राज्यों के गठन की आवश्यकता है, राज्य जो कि अपने आधार पर अपने क्षेत्र का शासन करेंगे, लेकिन उनको हम फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर फ्री छोड़ दिया, अधिक शक्तिशाली बना दिया, तो वो कल को विद्रोह करेंगे और कल को आकर के कहेंगे नहीं हमें तो भारत से अलग होना है, हम तो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। तो इस प्रवृत्ति को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी था कि सेंटर की सरकार बहुत मजबूत हो, केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि उस समय हमने दो चीजें देखी थी। एक तो 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यह समझ में आ गया था भारत के संविधान निर्माताओं को कि भारत में राज्यों के अंदर या बहुत सारे ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग जिनको राजनीतिक सत्ता चाहिए, वो अपनी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए उसकी लालसा में देश के टुकड़े करने से हिचकेंगे नहीं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के विभाजन हुआ, ऐसे ही अगर राज्यों को अधिक शक्ति दे दी गई तो कल को वो राज्य भी भारत से अलग होने करके एक अलग देश के लिए पंगा कर सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, भारत के एकीकरण को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हों, सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हों। हालांकि वर्तमान समय में जो मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच, जो विवाद का, जो डिस्प्यूट का, वो केंद्र के पास अधिक शक्तियां होना ही है। राज्य जो केंद्र के साथ पंगा लिए रहते हैं उसका रीजन यही है कि केंद्र के पास बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड बताया हूं कि भारत के संविधान में ये जो विवाद अभी उत्पन्न हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में, इस विवाद की उत्पत्ति के लिए लोग केंद्र की अत्यधिक शक्तिशाली होने को जिम्मेदार बताते हैं। तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा काम किया कि आज इतनी बड़ी समस्या आ गई। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय की परिस्थितियों की डिमांड थी कि भारत को एकीकृत रखना है, मजबूत रखना है, बनाए एकता के सूत्र में पिरोए रखना है। इसके लिए केंद्र की स्थापना आवश्यक थी। ठीक है, मजबूत केंद्र की स्थापना आवश्यक थी। अब उस समय पूरे विश्व में अलग अलग तरीके की संघवादी व्यवस्था थी। आमतौर पर एक जो सच्चा संघ होता है उसमें राज्य और केंद्र को बराबर शक्तियां मिलती हैं। तो ऐसे में हमने हमारे देश के लिए जो हमारी संघवादी व्यवस्था है उसके लिए एक वर्ड यूज किया, उसको बोला गया यूनियन। और हमने यूनियन इसलिए बोला क्योंकि यूनियन में केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, राज्य के पास कम शक्तियां हैं। केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकारें जरूर हैं, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं और राज्य जो है उनके पास भी कुछ स्वायत्तता है, लेकिन वो केंद्र के अधीन ही काम करते हैं। भारत से अलग होने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता उनके पास नहीं है। इसलिए हमने यूनियन वर्ड जो है यूज किया।